हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने इतने फाइट की इंडिपेंडेंस के लिए, अब उन लोगों के ऊपर प्रेशर उस चीज़ का था कि उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस से तो मिल गई है, लेकिन अब उसे अच्छे से एडमिनिस्टर करना था। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एक तो पार्टीशन भी हुआ था साथ में इंडिया पाकिस्तान का, तो उसकी वजह से उस समय कम्युनल राइट्स भी बहुत ज़्यादा हुए थे, दंगे भी बहुत हुए थे, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अब उन्हें इंडिया को अच्छे से एडमिनिस्टर करना था, उसे अच्छे से चलाना था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स। अब जो स्टेट्स थी उन्हें रीऑर्गेनाइज करना था। कॉलोनियल पीरियड में इंडिया को डिवाइड किया गया था प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस में। मीन्स जहाँ पर रूलर्स रूल करते थे वो होती थी प्रिंसली स्टेट्स, और उसके अलावा जो स्टेट्स थी वो थी प्रोविंसेस जहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती थी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी उन्हें क्लासीफाई किया गया था, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई किया गया था, या फिर उसके हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रीजंस के बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई किया गया था। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट हुई थी, जिन्हें मर्ज किया गया था इंडियन यूनियन के अंदर, वहाँ पर नीड थी कि उन्हें रीऑर्गेनाइज करना है, उन स्टेट्स को टेरिटरीज़ के इंडिया के टेरिटरी बनाना है उन्हें। सो फ्रीडम स्ट्रगल जब हुआ था 1920s में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था लोगों को कि जितने भी मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, लिंग्विस्टिक मीन्स रिलेटिंग टू लैंग्वेज, जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी इंडिया में, जैसे बंगाली अलग है, मलयालम अलग है, हिंदी अलग है, कन्नड़ अलग है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस थी इंडिया के अंदर। तो जितने भी मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे उन्हें इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अलग से एक प्रोविंस दिया जाएगा। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस एटमॉस्फेयर में कम्युनल स्ट्राइफ हुए थे, डिस्कॉर्ड हुआ था। उस समय पे दंगे बहुत ज़्यादा हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजन के बेसिस पर ही हुआ था कि मुस्लिम्स जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, हिंदू जो है वो इंडिया में रह गए। मोर देन 1 मिलियन पीपल उसमें मारे गए थे उस दंगों के अंदर। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगे हुए थे पार्टीशन के टाइम पर, उस समय पर मिलियन ऑफ पीपल लोगों को मारा गया था। बहुत सारे लोग होमलेस हो गए थे, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। जो इंडिया में मुस्लिम्स थे उन लोगों को फोर्सफुली पाकिस्तान भेज दिया गया था, और पाकिस्तान में जो हिंदू थे उन्हें फोर्सफुली इंडिया भेज दिया गया था। अब वो लोग होमलेस हो गए थे, उनके पास सेटल होने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन सर्कमस्टेंसेस में कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि अब नेशन डिवाइड हुआ है तो उन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे और डिवाइड किया जाए। पहले तो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो ही गया है, अब लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पे फिर से स्टेट्स बनाई जाएगी तो ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 1948 में जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था एक कमीशन अंडर एस.के. धार, जो कि उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। रीऑर्गेनाइज जो करनी थी स्टेट्स को, जो नीड थी वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे करनी है या नहीं, उसके लिए अपॉइंट किया गया था एक कमीशन। वो कमीशन को ऐसा फील हुआ कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि स्टेट्स को जो रीऑर्गेनाइज करना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे उन्हें बनाया जाए स्टेट्स को, उसके हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए स्टेट्स को, बजाय लिंग्विस्टिक लाइंस के। क्योंकि पहले रिलीजन के नाम पे इतने दंगे हो गए हैं, फिर लैंग्वेज के नाम पे अगर स्टेट्स को बनाए जाएंगे तो हो सकता है और ज़्यादा दंगे हों। तो इससे बेटर है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव या उसको हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया जाए। दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने फिर एक कमेटी अपॉइंट करी अंडर जवाहरलाल नेहरू के, वल्लभ भाई पटेल के और पट्टाभी सिद्धारमैया के अंडर में। उन्हें फिर से उन इशू को अगेन उन्होंने स्टडी किया। कमेटी ने भी यही रिपोर्ट दी, उन्होंने भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस के आइडिया पे रिजेक्ट कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज नहीं किया जाना चाहिए स्टेट्स को। उन्होंने भी यही एग्री किया कि पब्लिक डिमांड को री एग्जामिन करना चाहिए कि पब्लिक क्या चाहती है। नेहरू ने फील किया कि उन्हें डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज को चेक करना चाहिए। नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, नेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और यूनाइटेड होना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पटेल की भी ओपिनियन यही थी कि सभी
Everything which help the growth of nationalism has to go forward and everything which throw obstacles in its way has to be rejected. हमें वही चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे कि नेशन की ग्रोथ हो, वो आगे बढ़े, और जितनी भी चीज़ें रुकावट बन रही हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए. सो उनके इस आइडिया से, उनकी सोच से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी थे, जैसे कि जो कन्नड़, मलयालम और मराठी लैंग्वेजेस के जो स्पीकर्स थे वो लोग डिसअपॉइंट थे उनकी इन आइडियाज़ से, क्योंकि वो अपनी एक ओन स्टेट चाहते थे. उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया. मेनली किन्होंने किया, जो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे मद्रास प्रेसिडेंसी से, उन लोगों ने इसे प्रोटेस्ट किया. अक्टूबर 1952 में पोटी श्री रामुलु, जो कि एक वेटेरियन गांधीयन थे, मीन्स वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक की. उनकी डिमांड थी कि उन्हें सेपरेट स्टेट चाहिए आंध्रा तेलुगु स्पीकर्स के लिए. तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हंगर स्ट्राइक की. बहुत सारे टाउन्स में बंद करवाया, हड़ताल करी पोटी श्री रामुलु के सपोर्ट में. 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई. 58 डे हंगर स्ट्राइक किया इन्होंने, मतलब 58 डेज तक इन्होंने कुछ नहीं खाया, ये हंगर स्ट्राइक पर थे, तो फिर इनकी डेथ हो गई. इसकी वजह से जो प्रोटेस्ट चल रहा था आंध्रा में वो और ज़्यादा बढ़ गया. 1 अक्टूबर 1953 को सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए आंध्र प्रदेश को तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए. ये फिगर 2 में इंडियन पोस्टेज स्टैम्प है उनके नाम का. देन जो डिमांड थी क्रिएशन ऑफ स्टेट्स की लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो अराइज होना स्टार्ट हो गई अदर पार्ट्स में भी. ये तो आंध्रा का हो गया तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए. फिर अदर पार्ट्स जो थे कंट्री में, वहाँ पर भी इस बेसिस पर लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया. दिसंबर 1953 में गवर्नमेंट ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिनका काम था कि वो इन डिमांड्स को कंसिडर करें. कमीशन ने जब कंसिडर किए विशेज़ और क्लेम्स लोगों के डिफरेंट रीजन से, फिर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी 1956 में. सो पार्शली गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी कमीशन की, जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके बेसिस पे फिर गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 में, जिसमें कंट्री को डिवाइड किया गया 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ में. आंध्र प्रदेश के अलावा जो अदर न्यू स्टेट्स बनी थी वो थी आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ये 14 स्टेट्स बनी. और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीवी आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा. ओके. सून सब मोर स्टेट्स बनाई गई लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे, जैसे कि 1960 में स्टेट ऑफ बॉम्बे को डिवाइड किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में, जिसमें वायलेंस फॉलो किया जा रहा था. उस समय भी मराठी और गुजराती जो स्पीकर्स थे स्टेट, उनके बीच में वायलेंस हो रहा था, तो फिर उनसे डिवाइड किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में. लेटर अंडर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 स्टेट ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा. बाद में पंजाब और हरियाणा को भी अलग अलग कर दिया गया. जो पंजाब थे वो पंजाबी स्पीकर्स ने क्रिएट किया, जो कि मोस्टली सिख्स थे, और हरियाणा के जो स्टेट थी उसमें स्पीकर थे हरियाणवी और हिंदी वर्जन के. ओके. देन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फॉरेन पॉलिसी न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया. इकोनॉमिकली कौन सी प्लानिंग बनाई गई, कौन सी फॉरेन पॉलिसीज़ वो लोग लेकर आए न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर. बहुत आप लोग भी जैसे कोई अगर आपको अपनी फिज़िकल हेल्थ अच्छी करनी है या आपको मेंटली कुछ करना है काम, अगर आपको कोई एम होता है तो आप प्रॉपर प्लानिंग करके बनाते हैं कोई भी चीज़ को. डेली एक रूटीन फॉलो करते कि इतनी बजे से इतनी बजे हमें उठना है, इतनी बजे से इतनी बजे हमें सोना है, इस टाइम पर ये काम करना है. प्रॉपर प्लानिंग की जाती तभी हमारे रिजल्ट्स भी सही होते हैं. सेम वे में इंडिया को भी जब इंडिपेंडेंस मिली तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि पॉवर्टी रिड्यूस करनी है और नेशन को मॉडर्न बनाना है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस हो. इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान डेवलपमेंट लेके आए कंट्री में. फर्स्ट स्टेप था प्लानिंग कमीशन बनाया गया मार्च 1950 में, जो कि पॉलिसीज़ को बनाता था और उसे एग्जीक्यूट करता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. कमीशन ने बनाए 5 ईयर प्लान्स, जिसमें वो एक डिटेल्ड आउटलाइन बनाते थे कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उन्हें लेकर आनी कंट्री में और कितने टाइम पीरियड तक उन्हें फॉलो करना है. उसके लिए वो फंड्स अलॉट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे 5 ईयर प्लान्स को, फिर इवेल्यूएट करते थे कि
कितने टाइम तक उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस कितने टाइम से कितने टाइम तक हुई। ये प्लान्स क्लोजली मॉनिटर किए जाते थे सेंटर और चीफ मिनिस्टर्स जितने भी होते थे सभी स्टेट्स के सेंटर के थ्रू मॉनिटर किए जाते थे, और जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते थे उन्हें गाइडलाइंस फॉलो करनी रहती थी कमीशन की इन प्लान्स को प्रिपेयर करने में। जिस भी स्टेट के लिए प्लान है उसका चीफ मिनिस्टर वो प्लान को वॉच आउट करता था। देन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था वो इनिशिएट किया गया था 1951 में, जिसमें कि फोकस था पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बढ़ाना है। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो 1956 से लेकर 1961 तक का था, जिसमें कि ह्यूज स्ट्रेस दिया गया था डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, लार्ज डैम्स बनाना है। ये जो बिग प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि हीराकुंड डैम है, भाखरा नांगल डैम है, भरत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ये सारे प्रोजेक्ट्स इन्हीं के अंदर आते हैं। जो इनिशियल पीरियड था उसमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन चाहिए था पब्लिक सेक्टर के लिए, तो फोकस उनका था हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और टाइट कंट्रोल था सेंटर और कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर कि नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स में उन्हें वो सपोर्ट मिलता रहे, जिससे कि ये जो सारी चीज़ें हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये इंडिया के लिए बोन साबित हो। सेम टाइम पर उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था। लोगों का ये सोचना था कि ये रिज़ल्ट सही नहीं है डेवलपमेंट के लिए, बजाय एग्रीकल्चर और प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ऐसा बहुत सारे लोगों का सोचना था। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई फेवर करता है तो कोई क्रिटिसाइज़ भी करता है। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी की। इस पॉलिसी के अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे और साथ में काम कर रहे थे, जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो और जॉब्स भी ज़्यादा जनरेट हो। नाउ प्राइवेट सेक्टर जो था वो मेड इट्स प्रेजेंस इन मेजर इकोनॉमिक एरियाज़। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक एरियाज आ रहे थे और ये की इंडस्ट्रीज़ जो थी वो कंटिन्यूड थी पब्लिक सेक्टर के अंदर भी। जैसे जैसे टाइम निकला जो वर्ड सोशलिस्ट था वो भी ऐड होता गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फ्रॉम बिंग प्रॉफिट ओरिएंटेड टू सर्विस एंड वेलफेयर ओरिएंटेड। देन केम फॉर 1990s, इंडिया हैड टू लीव इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड अडॉप्ट द न्यू एंड लिबरल पॉलिसीज़। 1990s तक फिर इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी को छोड़ दिया और न्यू और लिबरल पॉलिसीज़ अडॉप्ट की। उस टाइम पीरियड पे एक फ्री मूवमेंट था लोगों का गुड्स एंड सर्विस का अक्रॉस बाउंड्रीज, मीन्स बॉर्डर का भी ऐसा कोई इशू नहीं था, फ्रीली लोग मूव करते थे, गुड्स और सर्विसेज भी फ्रीली ट्रांसफ़र किए जाते थे। एक स्टिफ कंपटीशन था नेशंस के बीच में अपने गुड्स को सेल करने के लिए अदर कंट्रीज़ में, और हाई क्वालिटी गुड्स लोअर प्राइस में इंडिया में प्रोड्यूस कराने के लिए। इसकी वजह से मैसिव डेवलपमेंट हुआ प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट ने चेंज की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और उन्होंने अट्रैक्ट किए बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ को कि वो अपना बिजनेस इंडिया में सेटअप करें। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की रैपिड ग्रोथ हुई, क्योंकि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके सेटअप करने लगे अपना बिजनेस, उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने लग गई। जो गवर्नमेंट स्टेक का रिडक्शन हुआ प्राइवेट सेक्टर के अंदर और नंबर ऑफ़ फॉरेन कंपनीज इंक्रीज़ हुई, तो अब डिफ़िकल्टी क्या है इंडियन गवर्नमेंट की कि वो जो इकोनॉमी है वो हमारे सोल कंट्रोल में कैसे रहे। इंडिया की इकोनॉमी इंडिया में ही बनी रहनी चाहिए। तो अब लोगों के बीच में क्वेश्चन ये उठा कि प्लानिंग कमीशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इंडियन स्टेट्स also needed a greater say in designing and implementing the economic policies of India as per their own local needs। इंडिया की लोकल नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे इकोनॉमिक पॉलिसीज अब बनानी थी। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने NITI आयोग इस्टेब्लिश किया। फुल फॉर्म इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और NITI आयोग बनाया। Unlike Planning Commission, NITI आयोग does not formulate plans but monitors the implementation of programs। इनका काम ये था कि प्लान्स को फॉर्मुलेट नहीं करते थे लेकिन मॉनिटर ज़रूर करते थे कि कौन से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने हैं। जितने भी चीफ मिनिस्टर थे सभी स्टेट्स के और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे यूनियन टेरिटरीज़ के, वो सभी गवर्निंग काउंसिल के अंदर आते थे NITI आयोग के। वो अलाउ करते थे स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज़ को हैव टू अ ग्रेटर से इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। सभी को
अलाउ किया जाता था कि वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करें। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो थी इंडियन गवर्नमेंट की वो कंटिन्यू थी, चेंज होती रहती थी टाइम टू टाइम। जो रोल था प्लानिंग कमीशन का विच सॉ इन टू फ्यूचर एंड डिसाइडेड वेयर एंड हाउ इंडिया नीड्स टू रीच इन द नेक्स्ट 5 years कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। फिर वो फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, रिफर्स टू द वे इन विच अ कंट्री डील्स और इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज़। फॉरेन पॉलिसी मीन्स एक तरीका जिससे कि कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डील करे या उससे इंटरेक्ट करे किसी भी मैनर में। जो इंटरेक्शन होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, वो कोई भी रीज़न हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंज हो, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि उन्हें प्रमोट करना और सेफगार्ड करना है नेशन के इंटरेस्ट को और उसके सिटीजन्स को। सो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया ने भी यही फॉर्मुलेट किया कि उन्हें कैसे फॉरेन पॉलिसी बनानी है, कैसे वर्ल्ड कम्युनिटी से डील करना है। द ईयर इन विच इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस coincided with time when world was struggling with devastating consequences of सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था उस इंडिपेंडेंस से पहले, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज रही उस पर भी डिपेंड करता था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने एंड द अर्स्ट वाइल यूएसएसआर इमर्ज हुए थे। उस समय वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन थे, उन्हें सुपर पावर्स कहा जाता था। उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ थे इकोनॉमिक्स को लेकर और गवर्नमेंट को लेकर। 1950s और 60s में टेंशन इमर्ज हुई टू नेशंस के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स आए उनके बीच में पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो उन्होंने ग्लोबल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने की चाह रखी कि अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। दो जो कंट्रीज़ थी, यूएसएसआर मीन्स एक कम्युनिस्ट स्टेट थी ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया की, जिसमें कि रशिया और अदर 14 सोवियत स्टाइलिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिक सच एज यूक्रेन मीन्स कुछ कंट्रीज़ मिलकर एक यूएसएसआर बनाती थी, कम्युनिस्ट स्टेट बनाती थी। तब यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ने अलग होने का फैसला ले लिया। दोनों कंट्रीज़ मिलिट्री अलायंसेस बनाती थी। सो कोई डायरेक्ट मिलिट्री कैंपेन नहीं था दोनों नेशंस के बीच में और उनके मिलिट्री अलायंसेस के बीच में। सो उन्हें एक वार ऑफ आइडियोलॉजीज करनी थी, एक पावर स्ट्रगल कोल्ड वॉर। तो अब एक कोल्ड वॉर चलने लग गई उनके बीच में। जो न्यूली क्रिएटेड यूनाइटेड नेशन था उन्हें इस्टेब्लिश करना था, उनका एम था कि उन्हें सेफगार्ड करना है वर्ल्ड पीस को। सो उन्हें कुड नॉट डू मच टू स्टॉप द कोल्ड वॉर। इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो कोई से भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर सके वर्ल्ड पीस के अंदर। सो उन्हें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था उन्हें। तो इंडिया ऑल्सो नीडेड ईजी एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम बोथ मिलिट्री अलायंसेज फॉर हर डेवलपमेंट। इंडिया को नीड थी कि उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड थी और टेक्नोलॉजी की भी नीड थी, ताकि वो मिलिट्री अलायंसेज और डेवलपमेंट दोनों कर सके। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी थी जिस विच वॉज डीपली इम्पैक्टेड बाय दिस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर। देन जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, उस समय वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे कंट्री के। उन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अडॉप्ट की। इंडिया अलॉन्ग विद द लीडर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना स्टार्टेड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इन सारी कंट्रीज़ ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। स्ट्रांगली एडवोकेटेड दैट कंट्रीज मस्ट नॉट जॉइन आइदर ऑफ द टू मेजर अलायंसेज। सभी ने स्ट्रांगली एडवोकेट किया कि कोई भी कंट्री इस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगी। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट डिड नॉट सजेस्ट द कंट्रीज टू रिमेन न्यूट्रल और आइसोलेटेड फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। In fact, the non-aligned countries actively mediated between alliances of America and USSR and tried to prevent war, starting humanitarian and moral reasons.